हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है रीति काल का नामकरण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य में संवत 1700 से संवत 1900 तक को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल ने से पहले अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों आदि, मध्य और आधुनिक में बांटा था। शुक्ल जी ने मध्य काल के उत्तर भाग को रीतिकाल की संज्ञा दी, जो इस काल की काव्य प्रवृत्तियों पर सटीक बैठती है। इसका कारण यह था कि इस काल में रीति पद्धति पर काव्य लिखने का बोलबाला रहा। उस युग के प्रत्येक कवि ने रीति परंपरा के साँचे में सोचकर और दलकर लिखा। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के शब्दों में उसे रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही अपनी काव्य प्रतिभा दिखाना आवश्यक था। इस युग में उदाहरणों पर विवाद होते थे, इस बात पर कि उसके भीतर कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सा रस भाव है। अतः यह युग रीति पद्धति का युग था। फिर भी रीतिकाल के नामकरण है। संबंध में साहित्य इतिहासकारों और आलोचकों ने जाहिर अपने अलग अलग अभिमत किए हैं। इन मतों का विश्लेषण इस प्रकार है। पहला, अलंकृत काल। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल का नाम दिया, लेकिन उनका आशय अलंकार के व्यापक अर्थ संदर्भ थे। उनका कथन है कि इस प्रणाली के साथ रीति ग्रंथों का प्रचार हुआ और आचार्यत्व की वृद्धि हुई। आचार्य लोग स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे। आचार्य शुक्ल ने इस नाम पर आपत्ति तो नहीं की, पर इसे स्वीकार भी नहीं किया। दरअसल यह नामकरण एक पक्षीय है। आचार्य शुक्ल इसे पहचान रहे थे। इस नाम पर पहली आपत्ति यह है कि अलंकार प्रयोग रीति का एक अंश मात्र है। दूसरे रीतिकाल में केवल अलंकारों की ही प्रधानता नहीं रही। तीसरा, इस काल में अन्य प्रकार का वीर और नीति साहित्य भी रचा गया। इसमें अलंकरण की प्रधानता नहीं रही। और चौथा, स्वयं मिश्र बंधुओं ने इसका विभाजन पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल करके इसे अस्पष्ट बना दिया। यानी इस नाम को लेकर इसके प्रस्तावकों की दृष्टि स्पष्ट नहीं थी। दूसरा, श्रृंगार काल। आचार्य मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत में अपना प्रतिपादन ही नहीं किया, बल्कि श्रृंगार काल के नाम से पूरी पुस्तक भी लिखी है, उन्होंने साफ तौर पर घोषित किया है, रीतिकाल में अपनी स्वच्छंद उद्भावना दिखाने वाला कोई कवि नहीं हुआ। वस्तुतः ये लोग रीति के आचार्य न होकर कवि मात्र हो। संस्कृत से रीति की पकी पकाई सामग्री लेकर वे कवित्व शक्ति का ही प्रदर्शन करना चाहते थे। मुख्य वर्ण्य विषय रीतिकालीन कवियों के पास श्रृंगार ही था। रीतिकाल कहने से इन कृतियों के विभाजन का कोई मार्ग नहीं मिलता, पर श्रृंगार काल कहने से स्पष्ट विभाग दिखाई देता है। लेकिन यदि समूचे रीतिकाल के साहित्य की पड़ताल की जाए तो मालूम होता है कि श्रृंगार की प्रधानता स्वतंत्र रूप से नहीं है, हर जगह रीति पर आश्रित है। इसलिए इसे श्रृंगार काल नहीं कहा जा सकता। फिर रीतिकालीन वीर, रस प्रधान भूषण, सूदन, जोधराज आदि कवियों को श्रृंगार कवि नहीं कहा जा सकता। तीसरा, कला काल। इस काल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा
कला काल कहते हैं। उनकी समय में के नहीं हो सका, लेकिन केवल कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसको कला काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। भाव पक्ष रचना के कला पक्ष को निर्धारित करता है और कला पक्ष भाव पक्ष को असरदार बनाता है। रीतिकाल के कवियों में भावों की उपेक्षा है। ऐसा कहना घनानंद और भूषण जैसे कवियों के साथ अन्याय होगा, जिनके यहाँ सौंदर्य और वीरता के आकर्षण जीवंत और महान भाव हैं। मिश्र बंधुओं के शब्दों में इसी से इन कवियों की रचना में वाणी के ऐश्वर्य का बहुत बड़ा कोश मिलता है। वाणी के विस्तार की सीमा वस्तुतः ये जानते थे। भावों के कोश और वाणी के प्रतीकों द्वारा उद्घाटित करने की शक्ति इन्हीं में थी। दरअसल कला पक्ष को विषय पक्ष से अलगाकर विचार करने से ऐसे ही अपर्याप्त निष्कर्ष निकलते हैं। चौथा, रीतिकाल। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की संज्ञा दी। हिंदी साहित्य के मध्य युग का उत्तरार्ध रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल शब्द का सामान्य प्रचलित अर्थ है काव्य की प्रणाली, पद्धति, काव्य मार्ग, पथ या शैली। अतः रीति काव्य का अर्थ हुआ ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिकाभेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर रचा गया हो। इनके लक्षणों के साथ या स्वतंत्र रूप से इनके आधार पर काव्य लिखने की पद्धति ही रीति नाम से विख्यात हुई। और क्योंकि इस काल में इसी पद्धति के आधार पर काव्य रचना हुई, अतः यह काल रीतिकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह नाम देकर कोई नवीन आविष्कार नहीं किया। मिश्र बंधु विनोद भी रीति शब्द की व्याख्या इसी अर्थ में करते हैं, परंतु आचार्य शुक्ल ने इसको परिष्कृत, निश्चित एवं व्यवस्थित रूप से रीति के साथ जोड़ा। आचार्य शुक्ल का मंतव्य था कि जिसने लक्षण ग्रंथ लिखा हो केवल वह ही रीति कवि नहीं, बल्कि जिसकी काव्य के प्रति दृष्टि रीतिबद्ध हो वह भी रीति कवि है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने इस काल को उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहा। उन्होंने इस युग के रीति ग्रंथों की केंद्रीय स्थिति को ध्यान में रखकर यह नामकरण किया था। रीतिकाल के दो नाम अधिक प्रचलित हैं, रीतिकाल और श्रृंगार काल। इसमें संदेह नहीं है कि श्रृंगार इस युग की सर्वमान्य और सर्वव्यापक काव्य पद्धति है। इसका सामर्थ्य आचार्य शुक्ल ने भी किया है, लेकिन यह भी मानना होगा कि श्रृंगार काव्य भी रीतिबद्ध ही है। इस काल के सभी कवि किसी न किसी रूप में रीति से अवश्य प्रभावित होते हैं। रीति का अर्थ विशिष्ट पद रचना और लक्षण ग्रंथ दोनों ही है। इस काल के कवियों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीति का प्रभाव इन तीनों प्रकार के कवियों पर है। रीति की परिधि से रीतिकालीन काव्य की किसी धारा या उपधारा का कवि बाहर नहीं है। रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर काव्य रचनाएं लिखी। यह बात उल्लेखनीय है कि रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण और लक्ष्य दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं लिखी और रीतिसिद्ध कवियों ने केवल लक्ष्य ग्रंथ लिखे। रीतिमुक्त कवि भले ही स्वच्छंद और मुक्तक काव्य रचनाएं लिखते रहे, लेकिन उनकी रचनाओं में कवित्वपूर्ण पद रचना की विशेषताएं पाई जाती हैं। यह भी रीति केंद्रीय नज़रिया है, इसलिए इस काल को सेतिकाल कहना अधिक उचित एवं प्रासंगिक होगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमें रीतिकाल के नामकरण के बारे में जाना।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।